हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका न्यू बैच है जेटेट एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, जेटेट पर हमने पहले भी वीडियो और अन्य माध्यम से हमने आपको बताया था कि जेटेट के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है जैक के द्वारा इस हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक। और पिछले महीने भी हमने नए बैचेस प्रारंभ हमने किया था। इस महीने का जो है आज एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है जिसमें कि हम लोग आज जेटेट के अंतर्गत 6 to 8 जो एसएसटी विषय हैं, जो एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत जो जिनका विषय बीए रहा है, जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट रहे हैं या फिर जो कॉमर्स के छात्र हैं, वो इसमें इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, इसी शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज हम लोग उसी में एक नया बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं उसी से संबंधित होगा। आज जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आपका अर्थशास्त्र जो टॉपिक है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह और उसके जो मूल टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उसके अलावा इसमें हम लोग जो अन्य टॉपिक है जैसे कि अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएँ हैं, फिर भारतीय जो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रक होते हैं, सेक्टर वगैरह, उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय वगैरह है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एसएसटी के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इसमें जो आपको फैसिलिटी सारी चीज़ मिलेंगी तो पहले हम बता चुके हैं, उस पर भी हम लोग एक रिव्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र, चूंकि आपको ये जो पहला क्लास होता है सभी के लिए होता है, ये आपको YouTube चैनल पर भी हमारे सेशन मिलेंगे। तो जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़े हैं या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो छात्र अभी तक हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अभी तक देखिएगा तो जेटेट को लेकर बहुत सारे न्यूज़ेस हमेशा आते रहे हैं, लेकिन इस बार फाइनली जो है इस वीक में जेटेट के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट जो है जैक के द्वारा जारी किया जाएगा। और उसी के तर्ज पर जो है नया बैच जो है पिछले महीने भी प्रारंभ हुआ था और इस महीने भी आज से एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है। ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए प्रारंभ हो रहा है। 6 to 8 में ये आपका एसएसटी और कॉमर्स के लिए, मैथ साइंस के लिए और भाषा शिक्षक के लिए। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसमें अभी आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1 to 5 की तैयारी जो 4000 फीस था उसका मात्र जो है आपका 2000 में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 6 to 8 में कोई भी विषय है आपका, एसएसटी के लिए, कॉमर्स के लिए, भाषा शिक्षक या मैथ साइंस के लिए, किसी में भी आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा और मात्र 3999 में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। और ये ऑफर जो है जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए ऑफर होगा। फिर उसके बाद जो आपको जो पिछले मंथ का जो रेगुलर फीस था वही आपको पड़ेगा। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए जो आपको ये जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इस पर अपना नाम और जो कोर्स में आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आपको वहाँ पर डिटेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो बैचेस चल रहे हैं इसमें बैचेस का जो टाइमिंग है आपका मॉर्निंग में आपका चल रहा है, इवनिंग में भी चल रहा है और आफ्टरनून में भी आपका हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो छात्र आफ्टरनून में भी क्लास करना चाहते हैं उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। मतलब कि टाइमिंग की यहाँ पर आपको कोई रिजिडिटी नहीं रहेगी। 3 बैचेज चल रहे हैं, तीनों में से आपको एक बैचेज जो आपको सूटेबल लगे आप उसके अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्लास छूट भी जाता है, क्योंकि आपको सारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल, आपको क्लास नोट्स वगैरह आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा नए प्रश्नों का कलेक्शन, आपको 4000 से ज़्यादा MCQs वगैरह यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो क्लास में छात्र ज्वाइन करेंगे फिर उसको जब बाद में टेस्ट लिया जाएगा, चाहे वो चैप्टर वाइज हो या फिर फुल मॉक टेस्ट हो, अलग से उनको फीस नहीं देना पड़ेगा, सारी चीज़ें इसी में शामिल रहेगी। जो चीज़ ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हमारे ऐप पर चलेगा, स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या आप डायरेक्ट जाकर वहाँ पर जो परचेस करना है डायरेक्ट आप ऐप से भी कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी के लिए भी अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी इसमें स्पेशल 1200 रुपया डिस्काउंट चल रहा है जेट के लिए। और सहायक आचार्य के लिए 6 to 8 का, चूंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है, पेपर 2, 3 और 4, तो अभी 3 और 4 के लिए टेस्ट चल रहा है, उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 800 में आपका टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आपको
टेस्ट जो है सिलेबस के अनुसार उपलब्ध कराएगा। तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग, जो नया बैच आज से प्रारंभ हो रहा है, जैसा कि हमने बताया कि 6 to 8 लेवल के लिए जो न्यू जेटेट है, जो छात्र नए हैं, जो पहली बार इस बार एग्जाम देंगे या फिर जिन्होंने बीएड किया है, तो पहले भी हम बोल चुके हैं, जो छात्र बीएड कर रहे हैं या फिर अपना अपियरिंग में हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं जेटेट का। जो छात्र इस बार सहायक आचार्य का भी एग्जाम दिए हैं, कुछ छात्र बोल रहे थे, तो बिल्कुल आप जेटेट का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप सीटेट पास है। सीटेट पास वाले को तो जेटेट पास करना कंपलसरी है अगर आप सहायक आचार्य में नियुक्ति पाना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो छात्र अपियर, जैसा कि हमने बताया, अपियरिंग वाले इसमें भर सकते हैं। अगर हम बात करें जेटेट का आयोजन जो कराया जाता है जैक के द्वारा, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जेएसएससी के कैलेंडर में खोजते हैं। जेएसएससी ने अभी कैलेंडर जारी किया है, पूछते हैं सर कि उसमें तो दिया ही नहीं है जेटेट के बारे में, तो आप झूठ बता रहे हैं। एक्चुअली जो जेटेट का एग्जाम होता है वो जैक लेता है, तो जेएसएससी के कैलेंडर में वो कहाँ से आपको मिलेगा? तो इसका नोटिफिकेशन जो है इस वीक में आएगा, वो अलग से जैक के द्वारा जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है उसका एग्जाम लेती है। ये एग्जाम जो होता है 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर 6 to 8 लेवल में एसएसटी, और बहुत सारे छात्र इसमें बोलते हैं सर कि कॉमर्स वाले छात्र कहाँ पर अप्लाई करेंगे? एसएसटी सोशल स्टडीज़ में तो जान रहे हैं कि बीए वाले जो कैंडिडेट हैं, जो ह्यूमैनिटीज जिनका सब्जेक्ट है, वो अप्लाई करेंगे। कॉमर्स वाले के लिए तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि 6 to 8 लेवल में आपका मैथ साइंस होता है, भाषा शिक्षक भी होता है, लेकिन कॉमर्स का नहीं है। तो कॉमर्स वाले छात्र जो है 100% इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल आपका एसएसटी में अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस पर, एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले भी हमने बताया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। एक मिनट, ओके। ओके, तो जो एसएसटी का जो या फिर 6 to 8 का जो सिलेबस रहेगा उस पर हम लोग अगर हम बात करें तो एक पैटर्न को समझते हैं। तो इसमें आपको पता है कि एक ही पेपर होगा 6 to 8 में, और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे। 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी, 1 पेपर होगा इसमें, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। 150 जो है एमसीक्यूज इसमें रहेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें आपको बताते 30 मिनट जो है अतिरिक्त समय मिलता है जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए। अब 150 प्रश्न ये कहाँ से पूछा जाएगा? तो सीडीपी से पूछा जाएगा। सीडीपी से 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का, इसको नोट करते जाइएगा। इसमें भाषा भी होता है, तो भाषा 1 इसमें होता है, जिसमें कि या तो आप हिंदी प्लस अंग्रेजी रख सकते हैं, इंग्लिश, या आप उर्दू प्लस अंग्रेजी रख सकते हैं। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 30 प्रश्न यहाँ पे 30 अंक का रहेगा। हर एक प्रश्न इसमें 1 अंक का है। इसमें भाषा 2 भी रहेगा। भाषा 2 जो रहेगा आपका, ये क्षेत्रीय और एक जनजातीय भाषा होता है जो झारखंड से संदर्भित होता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश भी, उर्दू वगैरह भी रहता है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, इससे भी टोटल जो है 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक का। और फिर लास्ट में आपका यही एसएसटी के लिए है। तो एसएसटी के लिए आपका जो है टोटल 60 प्रश्न रहेंगे, 60 अंक का। इस तरह से आप सारे को जोड़िएगा तो 150 प्रश्न जो है 150 अंकों का रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो इसमें सवाल पूछते हैं कि सर कि जो हम लोग का सिलेबस बनाया गया है, पहले जो नियमावली था कि इसमें 7 विषय हम लोग को रखना है, तो क्या इस बार वही नियमावली इसमें है? तो आपको बता दें इस नियमावली को हटा दिया गया है। एसएसटी में जो भी आपका ऑनर्स पेपर रहा है, तो एसएसटी में जो आपको विषय पढ़ना है सभी छात्रों को पढ़ना है।
जैसे कि जेटेट पहले जो हुआ करता था, अभी तक देखिएगा तो जेटेट झारखंड में 2 बार हुआ है, एक 2012 में और एक 2016 में। 2012 और 2016 में हुआ करता था तो इसमें यही सेम सिलेबस रहता था, सिर्फ वहां पर 120 प्रश्न हुआ करते थे। 120 प्रश्न 2012 में जो लिया गया था और 2016 में लिया गया था, अब 150 कर दिया है। तो अब यहाँ पर 7 सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट चयन नहीं करना है। इसमें न कॉमर्स वाले के लिए टेंशन है और न ही आपको इसके लिए आपको टेंशन है, ये एसएसटी वाले के लिए टेंशन है। जो भी पढ़ना है आपका, वो जो भी सब्जेक्ट इसमें रहेगा, इसमें देखिएगा ये क्लियर अभी तक नहीं किया है, नियमावली में ये क्लियर नहीं हुआ है। अब बोलिएगा सर आप किस आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि पहले वाले नियमावली में जो 2022 में नियमावली बनाया गया था तो 2024 वाले में हटा दिया गया कि आपको जो 50-50 या 60-60 प्रश्न रहेगा हर एक सब्जेक्ट से, वो हटा दिया गया है। तो इसमें आप क्या क्या हो सकता है, तो 2016 जो पहले एग्जाम हुआ है उस आधार पर अगर हम बात करें, जो सेम इसी के तर्ज पर था 2012 और 2016 का, तो इसमें आपको इतिहास पढ़ना होगा, जो सभी को पढ़ना होगा, चाहे आपका कॉमर्स रहा है या फिर कोई अन्य ऑनर्स पेपर एसएसटी में रहा है। इसके अलावा इसमें आपको भूगोल पढ़ना होगा, इसके अलावा इसमें आपको नागरिक शास्त्र, इसमें सबको साथ में पेडागोगी वगैरह भी पढ़ना होता है, शिक्षा शास्त्र, और फिर अर्थशास्त्र। ये 4 विषय आप लोगों को पढ़ना है नियमावली में। चूंकि हर नियमावली में इतना डिटेल में सिलेबस नहीं दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा और जो चीज़ें आपको पढ़नी ही है। अब यहाँ पर देखिएगा नियमावली में मान लीजिए बाद में चेंज भी होता है, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें चेंज तो नहीं होगा, यही चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें अर्थशास्त्र सभी के लिए पढ़ना ही पड़ता है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर बेसिक जो है अर्थशास्त्र है उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सभी को पढ़ना है, चाहे आप कॉमर्स के छात्र हो, चाहे आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, साइकोलॉजी ऑनर्स किया है, या फिर कोई भी ऑनर्स आपने एसएसटी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में किया है, बीए से किया है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो ये सारी चीजें सभी के लिए है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसमें आप बोलिएगा सर कि मान लीजिए अर्थशास्त्र हमको पढ़ना है, तो अर्थशास्त्र में क्या चीज पढ़ना है? ऐसे इसका डिटेल में सिलेबस नहीं है, लेकिन हम वो चीजें आपको बताएंगे। इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट आपका क्लास में स्टार्ट होते रहेगा आपको बताया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नोट कर लिए? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग जो कोर्सेज में एडमिशन लिए हैं तो पहले भी हम बता चुके हैं, जो आपका जो क्लास पहले हो चुका है उसमें सारी चीज़ बताई हुई है कि इसमें आपको जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा इसका आपका अलग से क्लास होता है, क्योंकि इसमें 15 भाषा है। अब अगर हम कंबाइंड फीस में इसी को शामिल कर देंगे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि सभी 15 भाषा करवाना। पंचपरगिया होता है, खोटा होता है, कुड़ुक होता है, बंगाली होता है, उड़िया होता है, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर छात्र अलग अलग होगा। तो इसलिए जो अभी अवेलेबल है हमारे पास ये हिंदी और नागपुरी का अवेलेबल है, इसका अलग से क्लास कराया जा रहा है, और भी मिनिमम फीस में उसका फीस थोड़ा अलग से होता है क्योंकि वो अलग से टीचर लेते हैं और अलग उसका अपना सिलेबस होता है, उसके अनुसार चलती है। बाकी सारा इसी में आपका कंबाइन चलेगा। अब अर्थशास्त्र में हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, अर्थशास्त्र जब इंडिविजुअल के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग माइक्रो और मैक्रो भी पढ़ते हैं, क्योंकि अब इसमें कंबाइन सब सीटेट का जो जैसा होता है उसके जैसा सिलेबस बना दिया गया है, या फिर पहले जो जेटेड होता था झारखंड में 2016 या 2012 में उसके जैसा बना दिया गया है। तो अगर मान लीजिए बाद में जब एडवर्टाइजमेंट आएगा अगर उसमें दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में नहीं माइक्रो और मैक्रो भी पढ़ना है तो उसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग इसमें
स्टडी करेंगे, इन सारे टॉपिक को शामिल करते हुए स्टडी करेंगे, जिसमें कि आपको सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र और उनके जो प्रकार हैं, अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, उनके बारे में, मतलब इकोनॉमिक्स के टाइप्स जो हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनका क्षेत्र, उनका डिवीज़न, उन सभी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में, और संदर्भित है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था होता क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसके प्रकार, आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि क्या होता है, ये हम लोग को इन डेप्थ नहीं चले जाना है। ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी लेवल के आधार पर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे क्लास 12 तक, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? वही कॉन्सेप्ट को शामिल करते हुए, बहुत ज़्यादा हम लोग को रिसर्च नहीं करना है, बेसिक से लेकर एडवांस भी समझना है, लेकिन ऐसे कि एग्जाम के लिए हमारा वो इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ें और कुछ छूटे ना। राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, वही आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटल इनकम, एनडीपी वगैरह, उन सभी को पढ़ेंगे इसमें आपका, उसके कॉन्सेप्ट को। फिर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, फिर इसमें मुद्रा वगैरह के बारे में, मनी वगैरह, मनी के टाइप्स वगैरह के बारे में कॉन्सेप्ट को, फिर नियोजन वगैरह, पंचवर्षीय योजना, फिर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना होना, उसका कार्य, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय जो इसका प्लान है, उन सभी को इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें गरीबी और बेरोजगारी, फिर बैंकिंग प्रणाली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें फिर मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसके बारे में स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और भी जो इसमें सीआरआर, एसएलआर, फिर वित्तीय स्थिति जिसमें कि मनी मार्केट और पूंजी बाजार वगैरह, मनी मार्केट और जो कैपिटल मार्केट है उन सभी को, फिर बजट वगैरह हो गया, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसीज वगैरह, कर संरचना जो टैक्सेशन सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह हो गया, फिर इनकम टैक्स वगैरह हो गया, उनके बारे में। जनगणना, ऐसे जनगणना हर 10 साल पर होता है, तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ डाटा, तो हम लोग इसमें 2011 के जनगणना के आधार पर ही सारे डाटा को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद औद्योगिक अर्थव्यवस्था, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद फिर हम लोग मतलब अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न प्रकार हैं, फिर विदेश व्यापार, जो विदेश व्यापार में हम लोग क्या होता है उसके बारे में, और फिर फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ इसमें अन्य कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जो योजनाएं चल रही है, योजनाओं से भी एग्जाम में देखिएगा प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो उन सारी योजनाओं के बारे में। फिर यूएनओ वगैरह हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि आपका WHO, IMF, WB, वर्ल्ड बैंक, फिर आपका ADB, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो संगठन है, जिसमें कि भारत भी एक प्रमुख सदस्य है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कुछ करंट भी इसमें शामिल हो जाता है, तो करंट को शामिल करते हुए भी हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हम लोग को पढ़ेंगे, इसका तो PDF हम अपलोड कर देंगे, वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो इतने डिटेल में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें रहेंगे ही, क्योंकि ये सारी चीज़ रहने से, अरेंज रहने से क्लियर हो जाता है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कितना चीज़ों को हम लोग को समय देना है, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर जितना पर्याप्त समय है, अभी तो देखिएगा अक्टूबर के लगभग बताया जा रहा है एग्ज़ाम होगा, तो अभी जो मेरे पास समय है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कि 4 महीने के समय है, तो 4 महीना पर्याप्त है, अच्छे से तैयारी बिल्कुल हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, सब चीज़ अरेंज करके चले तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज अगर जैसे तैसे करके पढ़ेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है। अब चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या। क्लियर है सभी को? अर्थव्यवस्था को समझने के लिए से पहले अर्थशास्त्र को हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। ये जो नाम देख रहे हैं अर्थशास्त्र, ये 2 शब्द से बना हुआ है। अर्थशास्त्र, शास्त्र का मतलब एक तरीका, एक वे, जैसा कि हम लोग शास्त्र बोलते हैं, हम लोग शास्त्र का मतलब सिर्फ हथियार को समझते हैं, तो शास्त्र का मतलब सिर्फ हथियार नहीं है, ज्ञान भी, ज्ञान के लिए जो प्रमुख किताबें वगैरह हैं, संदर्भिक ग्रंथ वगैरह है, वो भी सब एक शास्त्र ही है। अर्थ शास्त्र का मतलब, अर्थ का मतलब होता है धन,
और शास्त्र का मतलब कि एक अध्ययन का तरीका। तो अर्थशास्त्र में हम लोग धन के बारे में पढ़ते हैं, धन के बारे में। अब बोलिएगा सर कि अर्थशास्त्र में सिर्फ धन का ही हम लोग अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल। अर्थ का मतलब ही होता है पैसे, पैसे का लेन देन। आप अपने आसपास या फिर आप हमसे जुड़े भी हैं तो देखिए अर्थशास्त्र का मतलब अर्थ का ही यहां पर एक लेन देन हो रहा है। आप पैसे दिए हैं, कुछ फीस दिए हैं, उसके आधार पर हम आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं, तो ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत गिना जाएगा। लेकिन आपके घर में कुछ ऐसे क्रियाएं हो रही है जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, वो भी एक काम ही है। जैसे कि आपके मम्मी पापा या भाई बहन जो भी है खाना बना रहे हैं आपके लिए, तो ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसमें धन का लेन देन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपसी स्नेह, जो ब्लड रिलेशन या फिर जो पारिवारिक संबंध है उसके आधार पर हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर वो अर्थशास्त्र में शामिल नहीं होता है। लेकिन वही आप रेस्टोरेंट में चले जाइए खाना खाने, तो अर्थशास्त्र में उसको गिना जाएगा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, उसमें क्योंकि उसमें भी खाना मिल रहा है, लेकिन उसके बदले हमें पैसे पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो भी एक अर्थ मतलब कि वो आर्थिक क्रिया है, तो अर्थशास्त्र में काउंट किया जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं और एक गैर आर्थिक क्रियाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जो सोशल एक्टिविटीज जो है वो दो तरह का है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का सीधा सा मतलब है आर्थिक क्रिया का मतलब कि जहां पर पैसे का, धन का लेन देन हो, कोई भी काम हो रहा है तो पैसे के लिए, एक्सचेंज भी कर रहे हैं, अदला बदली भी हो रहा है पैसे के लिए। पहले क्या बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो भी एक धन का ही लेन देन है। गेहूं के बदले चावल मिल रहा है, या मोटे अनाज दाल, टेबल के बदले हमें कपड़ा मिल रहा है, तो उसमें भी क्या है, धन का ही लेन देन हो रहा है। इसका मूल्य निकाला जा रहा है कि इतना हम धन मतलब कि इतना अनाज देंगे 10 किलो तो हमको एक टेबल मिलेगा, तो वो भी एक लेन देन हो रहा है, पैसे का ही लेन देन हो रहा है। आज हम लोग जो कर रहे हैं, जो भी क्रिया पैसे का लेन देन होता है, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कोई लोन पर ईएमआई पर लेते हैं, लेकिन पैसा तो देना पड़ता है ना, तो वो सारी क्रियाएं जो हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। तो गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? क्या समाज में ऐसी भी क्रियाएं होती है जो कि जहां पर पैसे का लेन देन नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप टहल रहे हैं, आप सुबह उठे रोड में टहल रहे हैं, वो भी एक क्रिया है, काम तो हो रहा है ना वहां पर, लेकिन उसमें पैसे नहीं लगते हैं, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं बल्कि वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। गृहिणी की सेवाएं, जो मान लीजिए आपका जो अभी आप बता रहे थे एग्जाम्पल, मम्मी पापा खाना बना रहे हैं, भाई बहन खाना बना रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, तो वहां पर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, आपसी स्नेह, नेचुरल जो लव है ना अफेक्शन होता है उसकी वजह से, तो वो एक गैर आर्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। क्लियर है सभी को? ये सब नोट कर लीजिएगा। गैर आर्थिक क्रियाएं का सीधा सा तात्पर्य रखिए, जहां पर कुछ भी पैसे का लेन देन ना हो, जिसका कोई मोटिव ना हो, चाहे आप किसी भी वे से चले, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाएगा। और आर्थिक क्रियाएं में सारे पैसे देने का, और हम लोग जो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू हो उसी को पढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे नेशनल इनकम, तो देखिएगा तो गृहिणी की सेवाओं को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन वही रेस्टोरेंट में आप खाना खाने चले जाइए, बिल पे कीजिए, तो वो जीडीपी में नेशनल इनकम में शामिल होगा, क्योंकि वो आर्थिक क्रिया है, और गृहिणी की सेवाएं जो हैं वो गैर आर्थिक क्रियाएं, इसीलिए वो शामिल नहीं किया जाता है।
तो हम लोग आर्थिक क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ गए सामाजिक क्रियाएं क्या कहलाता है? सामाजिक क्रियाएं मतलब समाज में, हमारे समाज में होने वाली क्रियाएं। कोई काम कर रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, किसी को मार रहा है, कोई खरीदारी कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सामान बना रहा है, हर कोई काम कर रहा है। क्रियाएं मतलब हर कोई काम कर रहा है। आप मोबाइल देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, ये भी एक काम है। बच्चा वहां पर कुछ कर रहा होगा, वही काम है। कोई टहल रहा होगा, काम है। कोई टीवी देख रहा है, वो भी काम है। तो हर कोई ना कोई काम कर रहा है। तो वही काम को बांटा गया दो भाग में, एक आर्थिक क्रिया और एक गैर आर्थिक क्रिया है। जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है गैर आर्थिक आर्थिक क्रियाएं, और जहां पर पैसे का लेन देन या फिर कुछ उसमें मॉनेटरी सिस्टम कोई मतलब मॉनेटरी वैल्यू कुछ उसका है ही नहीं, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाएगा। और अर्थशास्त्र में सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हीं के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्लियर समझ चुके हैं। तो अर्थशास्त्र का मतलब धन का शास्त्र, जहां पर पैसे का लेन देन होता है, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थशास्त्र के ये कॉन्सेप्ट कहां से जनरेट हुआ? अगर हम इसके इतिहास में चले तो भारत के संदर्भ में, तो भारत में सबसे पुराना जो इसके स्रोत मिलते हैं वो मौर्यकालीन मिलते हैं। आपने इतिहास पढ़ा होगा, कुछ बेसिक्स या फिर एडवांस कोई भी, तो आपने वहां पर प्राचीन काल में जो महाजनपद, 16 महाजनपदों के बाद जो मगध जनपद था, मगध जनपद के जो अंतिम शासक घनानंद थे, उनकी जब हत्या की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य के द्वारा, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया, चाणक्य भी कहा गया, उन्हीं की पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र। उनकी पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो वहीं से भारत का जो प्राचीन इतिहास मतलब कि अर्थशास्त्र के बारे में संदर्भ जो हमें मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हमें प्राप्त होता है। आधुनिक जो अर्थशास्त्र के पिता जो एडम स्मिथ को कहा गया है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी 1776 ईस्वी में, इनका पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी में उन्होंने अर्थशास्त्र के आधुनिक जो इकोनॉमिक्स है, आधुनिक जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उनके कॉन्सेप्ट को दिया था 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ। इनको इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है, आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर। क्लियर है? अर्थशास्त्र क्या है? अब अर्थशास्त्र के प्रकार को हम लोग समझते हैं, टाइप्स को। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, 2 टाइप्स में, 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो दूसरा है वह है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब इसका मीनिंग समझिए। जब अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग माइक्रो लेवल पर, मतलब कि स्मॉल, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, छोटा, छोटे स्तर पर, जैसे कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल जो एक विक्रेता है, सेल्समैन है, उसके बारे में छोटे स्तर पर जब हम बात करते हैं, तो वो हम लोग अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता का विश्लेषण करते हैं, जो कंज्यूमर है उनके, जो उनकी खरीदारी है, उनके बजट के बारे में, पैसे के बारे में, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलती है पैसों से ही। हमें कुछ खरीदना है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो हम अपना बजट देखते हैं, सबसे पहले तो रिसोर्सेज देखेंगे,
कि पैसा, बजट क्या है, जो पैसा हमारा आएगा कहां से और खर्चा हमें कहां पर करना है, वही तो बजट है। बजट आय और खर्चे का ब्यौरा है। तो ये सब इंडिविजुअल जो हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल स्तर पर, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बात करते हैं। उपभोक्ता के बारे में, मांग के बारे में, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, मार्केट में हम कितना, जैसे कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर सरकार मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसान मैन्युफैक्चर करता है, कुछ पैदा करता है, तो उसको मार्केट में कितना उपलब्ध कराना है, कितना पैदावार करना है, तो ये सारे इंडिविजुअल स्तर पर हर चीज़ को जांचा परखा जाता है। क्लियर है? तो वो चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्लियर है? और दूसरा जो होता है मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, समष्टि का मतलब होता है लार्ज, लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल का मतलब कि हम बात कर रहे हैं पूरे देश का, पूरे दुनिया का, पूरे राज्य का, पूरे जिले का। अब बात करते हैं नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय, नाम में ही राष्ट्रीय शब्द है, तो पूरे देश का आय के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय आय, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि बूंदे बूंद तालाब भरता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिना नहीं समझ सकते हैं। इंडिविजुअल के बारे में समझेंगे, उनके आय के बारे में समझेंगे, तब न जाकर सभी को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समुद्र विभिन्न नदियों के संगम से बनता है, तो सारी नदियां जाकर एक जगह मिलती है। उसी तरह पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बनकर ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का निर्माण करता है। क्लियर है? तो ये लार्ज स्केल पर, इसमें हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, सेंसस के बारे में, फिर इसमें बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फिर व्यापार ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मनी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे लार्ज स्केल पर है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं समझते हम लोग, तो इसीलिए इसको हम लोग लार्ज स्केल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? इसके कुछ डिफिनेशंस वगैरह सारा दिया हुआ है यहाँ पर, नोट्स मिलेगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको तो मिल जाएगी। कुछ कुछ की पॉइंट जो हमने यहाँ पर बताया, जैसे कि माइक्रो लिखकर आप स्मॉल स्केल पर, माइक्रो लिखकर लार्ज स्केल पर, आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि रिवीजन करते वक्त आपको वो हेल्प करे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। बजट वगैरह के बारे में बात करेंगे तो बजट, मान लीजिए भारत सरकार जो है बजट जारी करती है, जिसको हम लोग आम बजट या यूनियन बजट कहते हैं। तो ये पूरे देश के लिए होता है, कोई एक व्यक्ति के लिए तो नहीं ना होता है। पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, यही तो बजट है। फिजिकल पॉलिसी, टैक्सेशन, समष्टि अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ गए, सारा चीज़ हमने डिस्कस किया और नोट्स में भी हमने बता दिया। कोई पॉइंट में अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प होगा। मोटी मोटी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप इसी को रिवीजन करें, एग्ज़ाम में यही आपके लिए ज़रूरी है। अब इसमें जैसा कि हमने बताया कि आयोग ने ये क्लियर नहीं किया है, जो नियमावली बनी है तो उसमें जैसे कि डिमांड पढ़ना है कि नहीं, सप्लाई पढ़ना है कि नहीं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट नहीं पढ़ना है कि नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना ही नहीं, वो क्लियर नहीं है। जैसे कि सहायक आचार्य में ये क्लियर कर दिया गया था कि 3 विषय आपको रखना है, तो कोई इकोनॉमिक्स रखेगा, तो कोई हिस्ट्री रख लेगा, तो कोई जियोग्राफी, ये 3 विषय रहेगा, इसका अपना सिलेबस दिया हुआ था।
अब बोलिए सर कि ये तो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। अब चूंकि इसमें सिलेबस जो बनाया गया है उसमें 7 विषयों का विकल्प हटा दिया गया है जो पहले 2022 के नियमावली में था। अभी भी बहुत सारे छात्र उसी पर फोकस किए हुए हैं। पुराना वीडियो देखते हैं सर वही है। पुराना वीडियो देखें तो नए वीडियो को भी समझिए। उसमें नियमावली चूंकि चेंज हुई है इसलिए नया वीडियो बनाना पड़ा। उस चीज़ को समझिए। तो बेसिक सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसमें माइक्रो इकोनॉमी जब सिलेबस आएगा, मान लीजिए इस वीक में आ गया, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब हम लोग अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब यहां पर अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे इंग्लिश में इकोनॉमी कहा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये इकोनॉमी शब्द जो आप कहीं इकोनॉमी ये शब्द इंडिविजुअल नहीं सुनते होंगे। इकोनॉमी लगता है ये अधूरा शब्द है। ये पूरा कब होता है तो समझिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, तब ये लगता है कि हाँ ये पूरा शब्द है। तो इकोनॉमी शब्द अपने आप में अधूरा है। इकोनॉमी का अर्थ सीधा सा है कि आर्थिक गतिविधियां, होने वाली आर्थिक गतिविधियां। लेकिन कहां पर, किस समय, मतलब कि अगर इकोनॉमी को किसी क्षेत्र के साथ, किसी समय के साथ या फिर किसी अन्य संदर्भ में इसको अगर हम यूज करें तब जाकर ये पूरा मीनिंग देता है। जैसे कैसे समय के साथ, प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, जो मानव समाज विकसित हो रहा था उस समय अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तब हमें मीनिंग पूरा पता चल रहा है कि उस समय मनुष्य आर्थिक गतिविधियों के रूप में क्या क्या करता था। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर अभी बोलते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, यहां पर प्रमुख होने वाली आर्थिक गतिविधियां क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ कृषि है, पर्यटन है, उद्योग है, बैंकिंग है, परिवहन है, रेल है, परिवहन के साधन में रेल है, वायु मार्ग है, सड़क मार्ग है, बहुत सारे साधन हैं। तो ये हमें बता रहा है, टूरिज्म है, तो ये हमें बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं ये है कि यहाँ पर ये सारी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हो रही है। हमारा देश जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारा देश ये बता रहा है, ये मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका अर्थव्यवस्था एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, मतलब कि सरकार की वहां पर कोई भागीदारी नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी वहां का अहम रोल है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारे देश में सरकार भी चला रही है, हमारे देश को अर्थव्यवस्था के साधन वो भी अपने पास रखी है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्लियर है? तो ये मीनिंग चलता है। क्लियर है? तो यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र, मतलब जो वहां पर चल रहा है आर्थिक गतिविधियां जो चल रही है उसके बारे में, यह किसी विशेष अवधि का होता है। अर्थव्यवस्था इस विषय का किसी क्षेत्र के विशेष में सक्रिय स्वरूप है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार को हम लोग यहां पर समझेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? प्रॉपर डेफिनेशन तो वहां दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, तो वो तो हमने बता दिया है।
ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में। पहला हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले समझते हैं नियंत्रण के आधार पर, मतलब कि जो किसी क्षेत्र या किसी देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं उसका कंट्रोलिंग, जो देश चलाता है वहां पर वहां की जो सरकार होती है वो, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र सब खत्म हो गया पूरे दुनिया में, अधिकतर देशों में अभी क्या है, लोकतंत्र स्थापित है। तो नियंत्रण के आधार पर इसलिए बोला जाता है कि वहां पर किसका नियंत्रण है, सरकार चला रही है या प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं या फिर दोनों मिलकर चला रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको 3 प्रकार में बांटते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग उदारवादी भी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा टाइप जो बांटा जाता है विकास डेवलपमेंट के आधार पर, जैसे भारत को बोला जाता है ना, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर प्रगति हो रहा है लेकिन एक विकासशील की प्रक्रिया में, डेवलपिंग कंट्री के प्रोसेस में चल रहा है ये आपका। तो अविकसित इसमें होता है विकासशील और विकसित देश। और वैश्विक संबंध, मतलब कि दुनिया के अधिकतर देश आपस में मिलजुल कर व्यापार चला रहे हैं, इसलिए कुछ दुनिया के अधिकतर देश क्या है, ओपन इकोनॉमी, आप हमारे यहाँ आइए हम आपके यहाँ जाएंगे व्यापार चलाएंगे, तो इसीलिए खुली अर्थव्यवस्था वाला देश उनको कहा जाता है ओपन इकोनॉमी। और कुछ क्लोज्ड इकोनॉमी, जैसे कि उत्तर कोरिया भी अभी कुछ देश से व्यापार चला रहा है, जैसे चीन, रूस के भी प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी, लेकिन अंदरूनी रूप से वो चल रहा है, वो पूरा ओपन नहीं है। तो उत्तर कोरिया एक बोल सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता है लेकिन हम अलग हैं। एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश उन्हें कहा जाता है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे पूंजीवादी। इनको उदारवादी, इनके यहाँ जो नियम कानून है वो बहुत ज्यादा लिबरल है, मतलब सॉफ्ट है। जैसे भारत भी बोला जाता है कि भारत भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि सरकार का हर तरह से जो आर्थिक इकोनॉमिक की एक्टिविटीज है उनसे उनका हाथ हट रहा है, सरकार का कंट्रोलिंग हट रहा है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश होते हैं वहां पर सरकार की भागीदारी नहीं के बराबर होती है। एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं, टूरिज्म प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं, परिवहन प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं, कपड़ा प्राइवेट सेक्टर वाले बेच रहे हैं और बना रहे हैं, हर चीज मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। सरकार सिर्फ वहां पर नियम कानून बनाकर सबको रियायत दे रही है, सॉफ्ट नीति बना रही है, उदारवादी नीति बना रही है। भारत भी उसमें बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। पहली बार भारत 1991 में सॉफ्ट नीति लागू किया था, बहुत सारे क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। आपको याद होगा एलपीजी अवधारणा आपने पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आगे हम लोग बहुत भूमंडलीकरण की ओर बढ़ चुके हैं, वैश्वीकरण से आगे हर चीज का लेन देन हो रहा है दुनिया के अधिकतर देशों में। रहन सहन, मतलब व्यापार ही नहीं हो रहे हैं, रहन सहन, खान पान का भी लेन देन हो रहा है, संस्कृति का भी लेन देन हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में ये देखी जाती है। आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही देशों में देखिएगा कि वहां के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का मूल निवासी है और वहां जाकर बन गया है। जैसे कि आप ब्रिटेन में देखिए, एक भारतीय जो ऋषि सुनक है वहां के प्रधानमंत्री हैं, कमला हैरिस जो अभी उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में, क्योंकि वहां पर पूंजीवादी, वहां पर उदारवादी नीति है। बहुत ही, अगर आप देश के साथ नियम कानून से चल रहे हैं तो देश आपके लिए हर कुछ करेगा, मतलब वहां पर नियम ही ऐसी है। क्लियर है? भारत को भी आप जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, भारत को भी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भारत भी देखिए इन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहा है। 1991 में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसका असर देखिए अभी तक पड़ रहा है, हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर इंटर कर चुका है। आज के देखिए भारत सरकार के पास बहुत ही कम क्षेत्र है जो सिर्फ उसका अपना अधिकार है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रखे जो कि पूरे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अभी जैसे भारत सरकार अभी रेलवे को भी देखिए, बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया है। रेलवे, कुछ रेलवे चलाने के लिए प्राइवेट हाथों में दिया गया था लेकिन उसको बंद कर दिया गया, उतना ज़्यादा वो मतलब कारगर सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन दिया तो गया था।
बहुत सारे एयरपोर्ट्स देखिए, एयरपोर्ट तो भारत सरकार के हाथ में है, लेकिन बहुत सारे एयरपोर्ट जो है प्राइवेट से हाथों में, प्राइवेट हाथों में देने का ये मतलब नहीं कि उनको पूरा दे दिया गया है। हमारे यहाँ पीपी मोड पर चलता है, पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि उसका ओनरशिप भारत सरकार के पास ही है, सिर्फ मैनेजमेंट वगैरह हो गया या फिर कुछ कंट्रोलिंग हो गया जो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, उसका रख रखाव के लिए, उसका नियंत्रण के लिए, उसका देखरेख के लिए, उसका कंट्रोलिंग के लिए प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। कुछ एयरपोर्ट जैसा कि बोला गया है कि कुछ बंदरगाह वगैरह भी अडानी वगैरह को दे दिया गया है, तो ये पीपीपी मोड कहलाता है। तो भारत सरकार इसमें भी काम कर रही है। क्लियर है। अब एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। दुनिया के मतलब कि 9 के बराबर कोई ऐसा देश है जहां पर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब कि वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब वहां पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण, जैसे कि उत्तर कोरिया को बोल सकते हैं। कितना किसको खरीदना है सरकार तय करेगी। आप वहां पर कोई चीज खरीद कर स्टॉक नहीं कर सकते। आज आपको चावल खरीदना है तो आप गए मार्केट में 2 बोरा 3 बोरा खरीद लिए, 40-50 किलो खरीद लिए। प्याज खरीदना है 40-50 किलो खरीद लिए। खपत आपको एक दिन में 100 ग्राम में, 200 ग्राम या आधा किलो ही है, लेकिन आप खरीद लिए। लेकिन ये चीजें कहां पर मिलेगी आपको रियायत? ये उदारवादी नीति है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री में ये आपको सुविधा नहीं मिलेगी, वो आपको एक क्राइम माना जाएगा। क्लियर है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। कितना उत्पादन किया जाएगा ये सरकार तय करेगी, कितना किस तरह से बंटवारा करना है ये सरकार तय करती है। चीन पहले ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, रूस भी था पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी के आधार पर चलता था। भारत में भी, भारत जब आजाद हुआ था तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सोच था ये सोशलिस्ट इकोनॉमी पर उन्होंने ज्यादा बढ़ावा दिया था। इसीलिए देखिएगा प्राइवेटाइजेशन पूरा पूर्ण रूप से जो भारत हुआ था, पूर्ण रूप नहीं बोल सकते लेकिन कुछ क्षेत्र को छोड़कर अधिकतर में हो गया था, 1991 में हुआ था, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली सोच थी। क्लियर है। कि सरकार रहेगी, सरकार कम दरों पर सभी को सस्ते सुविधा, जैसे कि हवाई जहाज अपने हाथ में, कपड़ा अपने हाथ में, शिक्षा अपने हाथ में। अभी देखिए शिक्षा भारत सरकार के पास है, तभी ना बहुत सारे गरीब बच्चे फ्री में सरकारी विद्यालयों में, अच्छे विद्यालयों में पढ़ पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ अभी देखिए बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर सरकारी है लेकिन अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ पर। क्लियर है। तो सरकार के नियंत्रण में आज बड़े बड़े ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है जो कि सरकारी है, एम्स वगैरह हो गया, या फिर हम बात झारखंड में ही बात करें, रिम्स वगैरह की बात करें, तो ये खैर सरकारी हॉस्पिटल है, तभी ना जाकर उतने अच्छे अच्छे डॉक्टर से आप इलाज कर पाते हैं। क्लियर है। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में ही इसका जन्म हुआ है, समझिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हुआ कि जहां पर कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसका ताजा तरीन उदाहरण है भारत। दुनिया के अधिकतर देश बोल सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों को, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में आते हैं। भारत भी आता है। भारत में भी देखिए हमारे यहाँ शिक्षा प्राइवेट सेक्टर भी चला रही है, और सरकार भी शिक्षा दे रही है। परिवहन की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश, मतलब कि सरकार की भी भूमिका और प्राइवेट सेक्टरों की भूमिका। और दुनिया के अधिकतर देश जो हैं ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में ही शामिल होते हैं। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब आते हैं विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अविकसित, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप इकोनॉमी। अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उनको कहा जाता है जहां पर जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है। ये सब ग्लेशियर वाली कंट्री जहां पर बर्फबारी हो रही है, वहां पर ना खनिज है ना कोई संसाधन है, वहां पर मतलब कि अपने आप पर उनको निर्भर रहना ही नहीं है, दूसरे पर निर्भर रहना है। दूसरे देश से आएगा, दूसरे जगह से खरीद कर लाएंगे, तब अपना गुजारा कर सकते हैं। पूरा का पूरा टोटली प्राकृतिक रूप से भी और ये मानवीय संसाधन के आधार पर भी उनको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर है। ये अविकसित वाले देश
कहलाते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था वाला देश। विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश, इनके पास प्राकृतिक संसाधन है लेकिन पर्याप्त नहीं है तो या फिर उतने अच्छे क्वालिटी में नहीं है। मानवीय संसाधन इनके पास है लेकिन प्राकृतिक संसाधन है लेकिन उतने पर्याप्त नहीं है। जैसे कि भारत देखिए, भारत में भले ही प्राकृतिक संसाधन है या खनिज वगैरह है, मानवीय संसाधन भी है लेकिन पर्याप्त नहीं। अभी भी बहुत सारे चीज़ों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहाँ से भी इंपोर्ट करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भारत एक विकासशील देश में शामिल होता है। इसमें ये प्रगति कर रही है, यहाँ पर हर चीज़ में हम परिपूर्ण हो रहे हैं लेकिन इसमें टाइम लगेगा, पूर्ण रूप से विकसित होने में टाइम लगेगा। विकसित अर्थ वाले देश, यहाँ पर मानवीय संसाधन भी भरपूर है और प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर हैं। क्लियर है? ये टेक्नोलॉजी में बात करें, एजुकेशन में बात करें, मतलब कि अपने आप में मतलब कि दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। जैसे जापान, अभी बोला जाता है कि जापान 2050 में जी रहा है, हम लोग तो अभी 2024 में ही है, मतलब बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका की बात करते हैं, फ्रांस की, जर्मनी की बात करते हैं, तो ये सारे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होते हैं। अब आते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश, एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश। खुली अर्थव्यवस्था वाले देश उन्हें कहा गया जो दुनिया के अधिकतर देशों के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं। जैसे भारत हर देशों के साथ मिलकर व्यापार कर रहा है, तो ये ओपन इकोनॉमी, हमारा देश ओपन है, आप हमारे यहाँ आइए व्यापार कीजिए, हम दूसरे देश में जाएंगे वहां पर व्यापार करेंगे। बंद अर्थव्यवस्था वाला देश मतलब कि आइसोलेटेड है, न अंदर से बाहर कोई जा सकता है न बाहर से कोई अंदर आ सकता है, ये रास्ता क्लोज है। ऐसे दुनिया के मतलब कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि ऐसी बंद अर्थव्यवस्था वाले में अभी है। लेकिन एक उत्तर कोरिया बोल सकते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया खुद पर मतलब कि हर चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, उस पर बहुत सारे जो WTO और बहुत सारे देश इस पर जो परमाणु हमेशा परीक्षण करते रहता है, टेस्टिंग करते रहता है, उस वजह से इसे बहुत ज़्यादा घुसाए हुए हैं, तो ये आइसोलेटेड जैसा हो चुका है। लेकिन अब कुछ देश जैसे रूस वगैरह, चीन वगैरह इसके साथ मिले रहते हैं, वो बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। वैश्विक गतिविधियाँ मतलब कि जो ट्रेड वगैरह होते हैं, व्यापार वगैरह दूसरे देशों के साथ नहीं होते। क्लियर है? तो ये अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रकार थे वो सारे हमने डिस्कस कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी क्लास होती है लाइव उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, अब इसके आगे जो है आपका टॉपिक जो बेसिक्स में ही है आपका, चूंकि आज थोड़ा अन्य पार्ट भी डिस्कस करना था, तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। द्वितीयक क्षेत्रक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तृतीय क्षेत्रक जो सर्विस सेक्टर कहलाता है, सेवा क्षेत्रक, उसके बारे में। फिर आपका आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास क्या होता है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में, जो प्रमुख लेटेस्ट डाटा है उसके आधार पर सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय और मूलभूत समस्याएं उनके बारे में, और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है नेशनल इनकम अध्ययन करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में मतलब कल ये क्लास होगा। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और लास्ट में अंतिम जो अपडेट आपको करते हैं, जो क्लासेस अभी तक छात्र नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनके लिए विशेष ऑफर भी चल रहा है। ये नया बैच में आपका अभी ज्वाइन कीजिएगा तो 50% डिस्काउंट के साथ 1 to 5 के लिए मात्र 2000, और 6 to 8 में कोई भी विषय आपका मात्र 4000 में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। इसमें लाइव हो गया, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, फुल मॉक टेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। लास्ट में फिर आपको मॉक टेस्ट के लिए ऐसा नहीं कि आपको अलग से फीस देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ज्वाइन कैसे करना है, तो ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट स्टोर में जाकर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो ये नंबर दिख रहा है 7004579780 पर भी कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो ऑफर है सिर्फ 200 फर्स्ट स्टूडेंट के लिए ही ऑफर है, उसके बाद आपका फीस चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा आप टीजीटी के लिए, जेट के लिए, महासंग्राम में जो ओपन टेस्ट 3 चल रहा है, सहायक आचार्य के लिए मात्र 800 में पेपर 3 और पेपर 4 का ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।